नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के साथ 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर जिस तरीके से ऐलान कर दिया है 195 उम्मीदवारों का, पहली सूची जारी हो चुकी है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि एनडीए सत्ता से बाहर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के चलते सपा और कांग्रेस धराशाही होती हुई नजर आई और अब ऐसे में सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। लेकिन मायावती अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर यह साफ कर चुकी थी कि वे किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि यहां पर देखा गया कि जिस तरीके से मायावती अभी भी अपने बयान पर जैसे कि तैसे बनी हुई है, इस दौरान मायावती की पार्टी में लगातार टूट की स्थिति बनी हुई है। सांसद छोड़कर जा रहे हैं, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, कार्यकर्ता तक छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मायावती अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग है। सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले 6 महीनों में आखिरकार ऐसा क्या हो गया, क्यों बीएसपी लगातार कमजोर होती चली जा रही है। कहीं इसकी वजह इस पार्टी के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद तो नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नेहा है। नेहा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, जिस तरीके से एक समय में उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी के तौर पर मायावती को जाना जाता था, बीएसपी की अगर बात करें तो मायावती ने जितने बेहतर तरीके से बीएसपी को अब तक संभाला, हर कोई उनकी तारीफ करता है। दलित समुदाय के बीच मायावती मसीहे से कम नहीं मानी जाती। फिर आखिरकार क्या वजह है, क्यों पार्टी में टूट देखने के लिए मिल रही है? कार्यकर्ता नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, विधायक नाराज हैं। क्या इसकी वजह आकाश आनंद हो सकते हैं? देखिए प्रज्ञा, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बसपा की यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि आपने अभी कहा कि एक वक्त पर उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाया जाता था। बिल्कुल, यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुकी है और एक नहीं 2 बार यहाँ पर रह चुकी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी की अगर बात की जाए बसपा की, वो वाकई में इस वक्त उत्तर प्रदेश में धूमिल होती जा रही है। उसका बड़ा कारण यहाँ पर, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि यहाँ पर उनके भतीजे आकाश आनंद भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से पार्टी को मायावती अच्छे से संभालती थी, शायद आकाश आनंद उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है पार्टी को लेकर। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर जब दलितों के मुद्दे छिड़ते थे या किसी भी दलित के साथ कोई अत्याचार होता था, सबसे पहले मायावती वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचती थी। दलितों की सबसे पहली आवाज मायावती कहलाई जाती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बात करें तो वो जगह आज चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर ले ली है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ पर एक दलित की हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करने पहुंचे और इसी चक्कर में उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद भी कर दिया था। उनको गिरफ्तारी लेने की खबर यहाँ सामने आई थी। तो देखिए, यहाँ पर मायावती को सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आपने अपनी पार्टी की कमान जिन हाथों में सौंपी हुई है, क्या वो हाथ सेफ है आपकी पार्टी को चलाने के लिए? इसलिए यहाँ पर मायावती को सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आपने एक बात कही नेहा कि मायावती ने जिन हाथों में कमान पार्टी की सौंपी है, क्या वो उस कमान को संभालने लायक है? ये सवाल कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर कहा कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी ने बिना किसी रिश्ते के मायावती को पार्टी का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मुझे नहीं समझ में आता कि आकाश आनंद को आखिरकार किस आधार पर उत्तराधिकारी घोषित किया। ना तो उन्हें राजनीति में उतना तजुर्बा है और ना ही वो जमीनी स्तर पर दलित समुदाय और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए पार्टी जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उनमें कमजोर होती हुई नजर आई। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और अब गनीमत ऐसी है कि सांसद विधायक जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से काशीराम जी ने बिना
बिना किसी रिश्ते के मायावती को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। कोई ऐसा फैसला अगर मायावती भी लेती है, एक ऐसे नेता को कमान यहाँ पर सौंपी जाती जो उनके परिवार से ना होकर के एक ऐसा शख्स होता जो जनता के बीच जुड़ा हुआ होता, तो क्या पार्टी में टूट की स्थिति देखने के लिए मिलती है। और चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से क्या माना जा सकता है कि वो अपना जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, मैं अगर कुछ समय पहले की बात करूं प्रज्ञा यहाँ पर, तो चंद्रशेखर आजाद का कहीं न पार्टी का जो गठबंधन था वो बसपा के साथ था यहाँ पर, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में बसपा का एक नाम था, एक अलग ही यहाँ पर तवज्जो दी जाती थी बसपा पार्टी और मायावती को भी। रही बात यहाँ पर आकाश आनंद की, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेशक से यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन आपने देखा कि और राज्यों की बात तो अलग, उत्तर प्रदेश में ही बसपा की छवि एकदम खत्म हो चुकी है। कहीं आपको सुनने को मिलता है कि मायावती के अलावा यहाँ पर जो उत्तराधिकारी जिनको कहा जाता है, आकाश आनंद कहीं रुचि दिखाते नजर आते हैं, किसी प्रोटेस्ट में वो नजर आते हैं या किसी भी चीज को बयान देते वो नजर आते हैं। वो कहीं ना कहीं राजनीति में एकदम शांत है। अब जिस तरीके से आपने कांशीराम की यहाँ पर बात कही कि मायावती को अचानक से उत्तराधिकारी उन्होंने यहाँ पर बना दिया था, लेकिन मायावती राजनीति में तो एक्टिव रहती थी, इसी वजह से उनको यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन आकाश आनंद तो बिल्कुल राजनीति से प्रज्ञा दूर ही है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने चंद्रशेखर आजाद की बात कही, तो देखिए जब तक चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मायावती के साथ मिलकर काम करते थे, दोनों का जो गठबंधन था वो काफी ज्यादा अच्छा था। उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए एक अलग ही पहचान यहाँ पर बन गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से अलग होकर मायावती को भी आज कहीं ना कहीं अफसोस जरूर होता होगा कि वो क्यों अलग यहाँ पर हो। यहाँ पर आपको नेहा रोकना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल और रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा, अगर यूपी की सियासत को ही देख लिया जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहे जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़कर रखने का काम डिंपल यादव करती हुई नजर आ रही है। यादव परिवार की बड़ी बहू है, यूं तो अपर्णा यादव भी है, लेकिन राजनीति में ज्यादा एक्टिव आपको डिंपल यादव देखने को मिलती है। अगर इसी तरीके से हम एग्जाम्पल को देखें तो क्या माना जा सकता है कि अब मायावती की जो बहू है यहाँ पर प्रज्ञा सिद्धार्थ, समय समय पर उनकी चर्चा हुई कि वो राजनीति में आ सकती हैं, अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो अगर मायावती पार्टी की जिम्मेदारी, या यूं कहें कि राजनीतिक तौर पे भी ना सही, अगर निजी तौर पर पार्टी की जिम्मेदारी यहाँ पर वो अपनी बहू को सौंपती हैं, तो क्या आकाश आनंद से बेहतर प्रज्ञा सिद्धार्थ इस जिम्मेदारी को संभाल सकती है यहाँ पर? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल यहाँ पर सही बात आपने और सही सवाल यहाँ पर पूछा है। बिल्कुल मुलायम सिंह यादव जब यहाँ राजनीति से दूर हो रहे थे, तब उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो कमान है वो डिंपल यादव के हाथों सौंपी। आपने देखा कि मैनपुरी हमेशा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हक में रहती है, देखा होगा आपने। विधानसभा चुनाव में भी डिंपल यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि यहाँ पर मैनपुरी की जनता को ये अफसोस हो कि मुलायम सिंह यादव अगर इस सीट से दूर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वहां दबदबा खत्म हो गया है। मैनपुरी के लिए वो जी तोड़ मेहनत करती हैं और मैनपुरी को उन्होंने जीता भी। और आपने देखा भी होगा कि अखिलेश यादव से ज्यादा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कुछ भी कार्यक्रम होता है वो जाती नजर आती है। तो ये बात यहाँ मायावती को भी समझनी चाहिए थी कि अपने भतीजे को थोड़ा साइड में रखकर यहाँ अपने बहू या फिर अपने बेटे को वो राजनीति में उतार सकती थी, अपने साथ उनको राजनीति में रुचि दिलवाने का भी काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ मायावती ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए भुगतान तो मायावती को भुगतना पड़ ही रहा है और अब कितना भुगतान भरना पड़ेगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। वाकई में देखिए तो यहाँ पर ये तमाम सवाल थे जो मायावती को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब हमने इस खास प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।